नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से ज्ञानकृत क्लासेस में। ये वीडियो एनसीईआरटी ज्योग्राफी का सार सीरीज की तीसरी वीडियो रहने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 3 पृथ्वी की गतियों के बारे में, जिसमें पहली जो गति है वो है घूर्णन और दूसरी है परिक्रमण। इसके अलावा हम देखेंगे कि पृथ्वी का अक्ष क्या होता है और उसका झुकाव क्या है। उसके बाद देखेंगे हम कि प्रकाश कैसे आता है और दिन और रात कैसे होती है। फिर हम जानेंगे कि सोल्स्टिस क्या होता है, दक्षिणी सोल्स्टिस क्या होता है और उत्तरी सोल्स्टिस क्या होता है। उसके बाद हम विषुव के बारे में जानेंगे, जिसे हम एक्वानॉक्स भी कहते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि पृथ्वी का अक्ष क्या है और उसका झुकाव क्या है। तो चलिए अब बात करते हैं पृथ्वी के अक्ष के बारे में और इसके झुकाव के बारे में। तो जो पृथ्वी का अक्ष है वो एक काल्पनिक रेखा है, यानी इमेजिनरी लाइन है। पृथ्वी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जिसे कक्षीय समतल कहते हैं, यानी ऑर्बिटल प्लेन कहते हैं। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। ये अब हम देखते हैं इस डायग्राम में। ये जो आपको लाइन दिख रही है, ये वाली लाइन एक इमेजिनरी लाइन है, यानी काल्पनिक रेखा है। और इसी रेखा को हम पृथ्वी का अक्ष कहते हैं। और पृथ्वी अपने कक्षीय समतल पर 66.5 डिग्री का कोण बनाती है, जो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ये जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है और इस पर ये 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। चलिए अब आगे बात करते हैं प्रकाश और दिन रात के बारे में। पृथ्वी जो है वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। और एक समय में केवल आधे भाग पर ही सूर्य का प्रकाश पड़ता है, यानी पृथ्वी का जो आधा भाग होता है उसी पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है। जो सूर्य की साइड वाला हिस्सा होता है उसमें दिन, और जो इससे पीछे वाला हिस्सा होता है उसमें रात होती है। ग्लोब पर जो रेखा दिन और रात को विभाजित करती है, यानी दिन और रात के बीच के अंतर को दिखाती है, उस रेखा को हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, यानी सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन। जैसा कि आप इसमें देख सकते हैं कि जो यहाँ से सूर्य का प्रकाश जा रहा है वो सिर्फ पृथ्वी के इस वाले हिस्से को ही, जिसे मैं कलर कर रहा हूँ, इस वाले हिस्से पर ही प्रकाश डाल रहा है, जिस कारण यहाँ पे जो है दिन होता है। यहाँ पे दिन होता है। और जो आपको ये पीछे वाला हिस्सा दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक शैडोज वाला हिस्सा जो दिख रहा है, इस हिस्से पर जो है रात होती है। और ये जो आपको इनके बीच में लाइन दिख रही है, इसी लाइन को हम प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं, यानी सर्कल ऑफ इन्यूलेशन कहते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो पृथ्वी की जो है दो मुख्य गतियां होती है। पहली होती है घूर्णन, जिसे हम रोटेशन भी कहते हैं। और दूसरी होती है परिक्रमण, जिसे हम रेवोल्यूशन भी कहते हैं। जो घूर्णन गति होती है पृथ्वी की, वो होती है कि ऐसे ही एक स्थान पर घूमना। और ये जो परिक्रमण गति होती है, इसका अर्थ होता है कि ऐसे किसी चीज के चारों तरफ घूमना। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम घूर्णन गति के बारे में। तो पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जो घूर्णन का अर्थ होता है अपने स्थान पर ही ऐसे बार बार घूमते रहना। तो जो पृथ्वी है वह अपने अक्ष पर ऐसे पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती रहती है। और ये जो घूर्णन गति है, इसी को पृथ्वी की दैनिक गति भी कहा जाता है। पृथ्वी जो है एक घूर्णन पूरा करने में लगभग 24 घंटे लगाती है। अगर हम एग्जैक्ट टाइम की बात करें तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगाती है। और पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण जो है दिन और रात होते हैं। पृथ्वी की जो घूर्णन गति है उसकी जो स्पीड है वो है 1600 किलोमीटर प्रति घंटा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, आपको ये जो चीज़ दिख रही है ये और ये,
ये जो है पृथ्वी का अक्ष है और इस अक्ष पर जो है पृथ्वी ऐसे पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर घूमती रहती है। और मान लीजिए ये हिस्सा अभी सामने है और ये वाला हिस्सा जो है ऐसे घूमता है और इसको ऐसे घूमकर वापिस यहाँ आने में लगभग 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं। ये जो घूर्णन गति होती है, ये ध्रुवों पर कम होती है और जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर अधिक होती है। और इसी के कारण जो है दिन-रात होते हैं, क्योंकि सूर्य जो है एक जगह पर ऐसे स्थिर होता है और यहीं से सूर्य का प्रकाश पृथ्वी की ओर पड़ता है। जिस कारण जो सामने वाला भाग होता है वहाँ पर तो दिन होती है और जो इसके पीछे वाला भाग होता है यानी ये वाला भाग, यहाँ पर रात होती है। और अगर बात करें कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी स्पीड से घूमती है, तो वो घूमती है 1600 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। चलिए अब आगे बात करते हैं पृथ्वी की परिक्रमण गति के बारे में। परिक्रमण गति, जैसा कि मैंने आपको कहा कि किसी चीज़ के चारों ओर घूमना, उसे हम परिक्रमण गति कहते हैं। तो जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जिसे हम पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। और एक परिक्रमण पूरा करने में पृथ्वी को 365.25 दिन लगते हैं, यानी लगभग 365 दिन और 6 घंटे। जिसके कारण हर 4 साल में 6 घंटे जोड़कर 1 दिन बनाते हैं और हर एक 4 साल बाद लीप वर्ष आता है। जो लीप वर्ष होता है, उसमें जो फरवरी महीना होता है, उसमें हम 1 दिन जोड़ देते हैं, जिसके कारण उस साल में जो है कुल 366 दिन हो जाते हैं। वैसे हर एक ईयर में 365 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष होता है उसमें 366 दिन होते हैं। और फरवरी महीना होता है, उसमें 28 दिन होते हैं, लेकिन जो लीप वर्ष वाला महीना होता है, उसमें 29 दिन होते हैं। आगे बात करें तो जो पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ पर घूमती है, जिसे हम इंग्लिश में इलिप्टिकल पाथ कहते हैं। और पृथ्वी की जो परिक्रमण गति होती है, उसी के कारण ऋतुओं में परिवर्तन आता है। यानी मौसम जो बदलते हैं, वो पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण ही बदलते हैं। हम इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर ऐसे घूम रही है। इसी को जो है पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं और इस गति के कारण जो है पृथ्वी पर अलग-अलग मौसम आते हैं। और मौसम में बदलाव के साथ-साथ इसके कारण जो है कभी सूर्य का प्रकाश भूमध्य पर सीधा पड़ता है, तो कभी कर्क रेखा पर और कभी मकर रेखा पर, जिसे हम संक्रांति के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब आगे बात करते हैं उत्तरी संक्रांति के बारे में। उत्तरी जो संक्रांति है, उसे हम उत्तरी अयनांत भी कहते हैं या फिर समर सॉल्स्टिस भी कहते हैं। इसके अलावा इसे हम करक संक्रांति भी कहते हैं। ये जो कर्क संक्रांति है या उत्तरी अयनांत है, ये जो है उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को होता है और सूर्य की जो किरणें हैं, वो सीधी कर्क रेखा पर पड़ती है, जिससे उत्तरी गोलार्ध में जो है सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। और जो उत्तरी ध्रुव है, उन पर लगभग 6 महीने का दिन रहता है इसी कारण। और इस समय जो है उत्तरी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है और जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर सर्दियों का मौसम होता है। चलिए अब आगे बात करते हैं दक्षिणी अयनांत के बारे में। दक्षिणी अयनांत को हम दक्षिणी संक्रांति भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे विंटर सॉल्स्टिस भी कहते हैं और साथ ही साथ इसे मकर संक्रांति भी कहते हैं। मकर संक्रांति जो है वो 22 दिसंबर को होती है और उस समय दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ होता है। मकर रेखा पर जो है सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी पड़ती हैं दक्षिणी अयनांत के टाइम यानी 22 दिसंबर को, जिसके कारण जो है दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात होती है।
उत्तरी अयनांत के समय जो है दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियों का मौसम होता है और उत्तरी गोलार्ध में सर्दियाँ होती है। जिस कारण क्या होता है कि जो ऑस्ट्रेलिया है, वहाँ पर क्रिसमस का त्योहार गर्मियों में मनाया जाता है। आपको पता होगा कि जो क्रिसमस है वो 25 दिसंबर को मनाई जाती है और 25 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में जो है सर्दियाँ होती हैं और दक्षिणी गोलार्ध में गर्मियाँ होती हैं। चलिए अब बात करते हैं विषुव के बारे में, जिसे हम एक्वानॉक्स भी कहते हैं। तो एक्वानॉक्स या जो विषुव है वो 21 मार्च और 23 दिसंबर को होता है, जब सूर्य की किरणें बिल्कुल सीधी विषुवत रेखा पर पड़ती है। आपको पता है कि हम विषुवत रेखा को भूमध्य रेखा भी कहते हैं, यानी जब सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर बिल्कुल सीधी पड़ती हैं तो उस दिन को हम विषुव कहते हैं। इस समय जो है कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। दिन और रात जो होते हैं वो बराबर होते हैं। अगर बात करें 23 दिसंबर की, तो उसमें उत्तरी गोलार्ध में ठंड और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत होती है। यानी 23 दिसंबर के आसपास उत्तरी गोलार्ध में जो है सर्दियों का मौसम शुरू होता है और दक्षिणी गोलार्ध में बसंत का मौसम। और अगर बात करें 21 मार्च की, तो उसमें उत्तरी गोलार्ध में जो है बसंत का मौसम शुरू होता है और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड का मौसम शुरू होता है। चलिए अब आगे हम उत्तरी अयनांत, दक्षिणी अयनांत और विषुव को एक डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये सूर्य है और ये पृथ्वी की अलग-अलग पोजीशंस बताई गई है कि कहाँ-कहाँ पर होती है। तो अगर बात करें 21 जून की, तो उसमें होता है उत्तरी अयनांत, जिसे हम कर्क संक्रांति भी कहते हैं। तो आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो भूमध्य रेखा है और आपको दिख रहा होगा कि इसमें जो पृथ्वी का दक्षिणी हिस्सा है उस पर कम प्रकाश पड़ता है और ये जो उत्तरी हिस्सा है इस पर सूर्य का अत्यधिक प्रकाश पड़ता है, जिस कारण उत्तरी जो गोलार्ध है उसमें ग्रीष्म ऋतु होती है और दक्षिणी गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। और ये जो पृथ्वी के ध्रुव हैं ये वाले हिस्से, यहाँ पर 6 महीने प्रकाश रहता है। फिर अगर आगे बात करें हम 23 सितंबर की, तो उस समय जो है विषुव होता है, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है और कोई भी जो गोलार्ध है वो सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। इसमें दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है और जो उत्तरी गोलार्ध है वहाँ पर शरद ऋतु होती है। आगे बात करते हैं 22 दिसंबर के बारे में। 22 दिसंबर जो है उस समय दक्षिणी अयनांत यानी मकर संक्रांति होती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भूमध्य रेखा है और ये जो दक्षिणी वाला भाग है, यानी दक्षिणी गोलार्ध है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश अधिक पड़ता है और ये जो उत्तरी भाग है यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कम पड़ता है। इस कारण दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव जो है यहाँ पर 6 महीने दिन रहता है और उत्तरी गोलार्ध में उस समय शीत ऋतु होती है। अब आगे बात करते हैं 21 मार्च की, जिसमें भी विषुव होता है, यानी भूमध्य रेखा पर सूर्य का सीधा प्रकाश पड़ता है। उस समय कोई भी ध्रुव जो है वो सूर्य की ओर झुका हुआ नहीं होता है। 21 मार्च को दक्षिणी ध्रुव पर शरद ऋतु और उत्तरी ध्रुव पर बसंत ऋतु होती है। इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आज हमने इस वीडियो में क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पृथ्वी के अक्ष और उसके झुकाव के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने प्रकाश और दिन-रात के बारे में पढ़ा। फिर हमने पृथ्वी की गतियों के बारे में पढ़ा कि पृथ्वी की 2 मुख्य गतियाँ हैं। पहली जो है वो घूर्णन गति है और दूसरी जो है परिक्रमण गति है। उसके बाद हमने घूर्णन गति के बारे में जाना। फिर हमने परिक्रमण गति के बारे में जाना। फिर हमने उत्तरी अयनांत के बारे में जाना, यानी कर्क संक्रांति के बारे में। उसके बाद हमने मकर संक्रांति के बारे में जाना। फिर हमने विषुव के बारे में जाना और अंत में हमने इनके बारे में एक डायग्राम में समझा। आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।